हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 17 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ ब्लाइंड वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। ब्लाइंड वुमेन टी20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट किया था एंड इट इज वॉन बाय इंडिया। इंडिया ने इसे जीता है। ठीक है, इंडिया के वुमेन्स टीम ने इसे जीता है। फाइनल मैच आपका कोलंबो श्रीलंका में हुआ था और हमारे अगेंस्ट में नेपाल ने यहाँ पे जो है नेपाल जो है वो आपका रनर अप रहा था। ठीक है, नाउ कौन कौन से वेन्यू पे ये हुए थे? दिल्ली, बेंगलुरु, कोलंबो में हुए थे। कौन कौन सी टीम ने पार्टिसिपेट किया था? हमारी टीम थी आपकी इंडिया की, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। ठीक है, बॉल की बात करें तो ये यहाँ पे वाइट प्लास्टिक बॉल यूज की जाती है विद अ मेटल बियरिंग फॉर साउंड, क्योंकि ब्लाइंड टीम यहाँ पे है तो उनको वो साउंड से ही जो है रिएक्ट करेंगे, राइट। सो इस वजह से यहाँ पे ये वाली बॉल यूज की जाती है। कौन सी कैटेगरीज में यहाँ पे आपके जो है प्लेयर्स रहते हैं? तो B1 कैटेगरी फुली ब्लाइंड, B2 पार्शली साइटेड, B3 पार्शली साइटेड लेस सीवर इम्पेयरमेंट देन B2। ठीक है, देन नेक्स्ट है बॉलिंग जो है ये आपकी अंडर आर्म अलोंग द ग्राउंड, मतलब जैसे हम छोटे बच्चों को बॉल करवाते हैं, राइट। तो उस टाइप की यहाँ पे बॉलिंग की जाती है। फाइन। नेक्स्ट है बैटिंग जो है, B1 बैटर्स यूज रनर्स एंड ईच रन काउंट्स एज 2। तो ये सारी कुछ डिटेल है आपकी ब्लाइंड वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की। ठीक है, अब यहाँ पे रिसेंटली एक क्वेश्चन भी आपका बना था, प्रीवियस कुछ एग्जाम में बना था कि कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप किया था आईसीसी के साथ बूस्ट करने के लिए फैन एंगेजमेंट इन वुमेन्स क्रिकेट। तो आंसर क्या है आपका? इट इज गूगल। ठीक है, गूगल ने आईसीसी के साथ पार्टनरशिप की थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप आपका 2026 का होगा इंग्लैंड में, उसके लिए भी गूगल यहाँ पे जो है फैन एंगेजमेंट करेगा फॉर द विमेन क्रिकेट। ठीक है, अब आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की बात कर ली हमने 2026 की, तो अब मेंस वाला जो टी20 वर्ल्ड कप है वो कौन होस्ट कर रहा है? तो इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, ये होस्ट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वॉन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। तो इंडिया ने जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 को जीता था और 16 से 20 नवंबर तक ये आपका इवेंट चला था। और इसका ऑर्गेनाइजर कौन था? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड बॉक्सिंग। यहाँ पे इंडिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ब्राजील, पोलैंड जो है ऐसे कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अब बात करते हैं विनर्स की। तो मेंस टीम गोल्ड विनर आपके रहे थे सचिन सिवाच, मेंस 60 केजी में, एंड मेंस 70 केजी में हितेश गोलिया। विमेन्स टीम की बात करें तो मीनाक्षी हुड्डा विमेन्स 48 केजी में, विमेन 51 में निखत जरीन, देन विमेन्स 54 केजी में प्रीति पंवार, विमेन्स 57 केजी में जैस्मिन, विमेन्स 60 केजी में प्रवीण, देन विमेन्स 70 केजी में आपका अरुंधति चौधरी, एंड विमेन्स 80 प्लस केजी में नुपुर शिरोन। ये आपके गोल्ड विनर रहे थे। अब बात करिए स्टेजेस वाइज, तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही थी, देखो फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे 1 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज जीते थे। ऐसे ही सेकेंड स्टेज में 3 गोल्ड 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते थे। एंड फाइनल्स में 9 गोल्ड 6 सिल्वर एंड 5 मेडल यहाँ पे इंडिया के थे। ठीक है, टोटल 20 यहाँ पे मेडल्स हमने जीते थे फाइनल्स में। अब बात करते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग की। इसके प्रेसिडेंट हैं गेनी गोलोवकिन, हेडक्वार्टर इसका लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 13 अप्रैल 2023 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। Now next is, which organization from Oman signed a cooperation agreement with Airbus Defence and Space for design, manufacture and launch of a Oman Sat-1, the first communication satellite of Oman। तो रिसेंटली ओमान की स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ने अग्रीमेंट साइन किया है, कॉपरेशन अग्रीमेंट एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ। एंड यहाँ पे सिग्नेटरीज आपके हैं सईद बिन हमद अल मवाली, ठीक है, एंड एयरबस स्पेस के सीईओ एलान फेयर जो हैं, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। अब बात करते हैं ओमान सेट-1 की। ये आपका फुली रिकन्फिगरेबल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हाई कैपेसिटी के बैंड कवरेज जो है प्रोवाइड करेगा ओमान में, उसके इकोनॉमिक वाटर्स में, एंड आपके कुछ जो पार्ट्स हैं मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका एंड एशिया के कुछ पार्ट्स में ये
जो है हाई कैपेसिटी कवरेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, साथ में ही नोट करना है इट इज द 10th सैटेलाइट बिल्ड अंडर द वन सेट लाइन ऑफ एयरबस। नाउ नेक्स्ट इज The Indian Navy commissioned INS Mahe in November at the Naval Dockyard in Mumbai, Maharashtra, which Indian shipbuilding company developed INS Mahe। तो इसे आपका डेवलप किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, INS माहे को आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है। इट इज अ माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, ये आपका डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद दी सेवरल इंडियन फर्म, जिसमें आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शामिल है, लार्सन एंड टुब्रो डिफेंस शामिल है, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम एंड नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी शामिल है। ठीक है, नाउ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो इसके सीएमडी करंटली है मधु एस नायर, हेडक्वार्टर कोचिन केरला में है और 1972 में से एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज who has been appointed as a new chairman of Inland Waterways Authority of India, जो मिनिस्ट्री ऑफ बोट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर आता है। तो इनका नाम है सुनील पालीवाल। ठीक है, क्या नाम है? सुनील पालीवाल, जो करंटली सर्व कर रहे हैं चेयरमैन ऑफ अ चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी। इन्हें नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और इन्होंने सक्सीड किया है विजय कुमार को, हु वाज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी साइन अ पेटेंट लाइसेंसिंग अग्रीमेंट विद Amazon फॉर वाईफाई स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने आपका पेटेंट लाइसेंसिंग अग्रीमेंट Amazon के साथ साइन किया है? किसके लिए? वाईफाई स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स के लिए। तो इट इज LG इलेक्ट्रॉनिक्स। किसने साइन किया है? LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने। और अंडर दिस अग्रीमेंट Amazon जो है इट इज ऑथराइज्ड to use LG's Wi-Fi SEP Wi-Fi Standard Essential Patents in its devices, जिसमें Alexa AI speakers शामिल है, Alexa speakers, Fire television stick devices etc. Okay. Now next is as per the S&P Global Rating Report Economic Outlook Asia Pacific Q1 2025-2026 sign of relief, India's GDP forecast is projected at -% for financial year 2026. सो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये प्रोजेक्शन दी गई है 6.5% की, अर्लियर इट वाज 6.7%। ओके, नाउ अब यहाँ पे मेंशन किया गया है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए ये 6.7% रहेगी, और जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का Q1 था इसमें रियल जीडीपी जो है ये ग्रो की है 7.8%, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो यहाँ पे S&P ने रेस किया है 2026 जीडीपी फॉरकास्ट टू 4.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, साथ में ही इन्होंने रिवाइज किया है इन्फ्लेशन, इंडिया की जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन फॉरकास्ट, उसको भी यहाँ पे इन्होंने रिवाइज किया है टू दी 2.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। अब बात करते हैं S&P ग्लोबल रेटिंग की। इसके प्रेसिडेंट हैं यान ली पेलिक, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1860 में की गई थी। Now next question है which UAE bank signed a strategic partnership with Hub 71 and UAE India CEPA Council to support Indian startup to scale globally through the UAE। तो recently UAE का बैंक है जिसका नाम है फर्स्ट आबू धाबी बैंक, जिसने ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है हब 71 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे MOU जो साइन हुआ है किसके बीच में हुआ है? निमेश करवनयून जो कंट्री CEO इंडिया के हैं, ठीक है, फैब के, एंड अहमद अल जनीबी जो डायरेक्टर हैं UAE इंडिया CEPA काउंसिल के। तो इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। अब यहाँ पे जो फैब है ये असिस्ट करेगा वन ऑफ द 5 विनिंग स्टार्टअप्स फ्रॉम द UAE इंडिया स्टार्टअप सीरीज विद सर्विसेज, जिसमें टेलर्ड बैंकिंग सॉल्यूशन आपका शामिल होगा, मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग शामिल होगा। ठीक है, साथ में ही फैब जो है ये फैसिलिटेट करेगा फाइनेंशियल सॉल्यूशन, स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी टू एक्टिव इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट अंडर योर UAE इंडिया CEP राइट अग्रीमेंट बेसिकली। नाउ हब 71 की बात करें तो ये ऑनबोर्ड करेगा 5 विनिंग स्टार्टअप्स इनटू इमर्शन प्रोग्राम जो एक्सीलरेट करेगा मार्केट एंट्री विद मेंटरशिप एंड क्यूरेटेड नॉलेज सेशंस को। साथ में ही वन सेलेक्टेड स्टार्टअप विल जॉइन हब 71's एक्सेस प्रोग्राम फॉर स्ट्रक्चर्ड सॉफ्ट लैंडिंग, मार्केट एक्सप्लोरेशन एंड फुल इंटीग्रेशन इनटू अबू धाबीज टेक इकोसिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपका हुआ था। किसने होस्ट किया था इसे? ब्राजील ने। एंड इसके चेयर आपके थे, इसके प्रेसिडेंट आपके थे एंड्रे एरनहा कोरियाडो
लागू, ठीक है। और इंडियन डेलीगेशन को यहाँ पे हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने लीड किया था। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है, पहली बार ऐसा देखा गया है यूएसए इस समिट में एब्सेंट था, ठीक है। नाउ इस समिट में ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट आपकी रिलीज की गई थी। इसका सेकेंड एडिशन यहाँ पे रिलीज किया गया था एंड वाज रिलीज बाय यूएनईपी। अब यहाँ पे कुछ आपके की पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है रिपोर्ट में कि जो कूलिंग डिमांड है आपकी, ठीक है, कूलिंग डिमांड कुड मोर देन ट्रिपल बाय 2050 अंडर द बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो। कूलिंग रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है ये नियरली आपका डबल हो जाएगा कंपेयर टू 2022, ठीक है, रीचिंग 7.2 बिलियन टन CO2 बाय 2050। इसके अलावा मतलब हम डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट्स, मतलब हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, स्टिल ये चीज़ आपकी जो है बढ़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है अडॉप्टिंग सस्टेनेबल कूलिंग कुड रिड्यूस 2050 एमिशन बाय 64%, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, कंबाइनिंग द सस्टेनेबल कूलिंग पाथवे विद रैपिड decarbonization of a power sector could cut residual cooling emission by up to 97% related to बिजनेस एज यूजुअल। तो यहाँ पे हम जो है सस्टेनेबल कूलिंग पाथवेज जो है अगर उसको भी फॉलो करते हैं और रैपिड डिकार्बनाइजेशन ऑफ अ पावर सेक्टर, ये थोड़ा आपका मदद करेगा हमें कूलिंग एमिशन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी रिपोर्ट यहाँ पे जो रिलीज की गई है ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट, ये आपका यूएनईपी एंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन ने मिलके डेवलप की है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है असेसमेंट ऑफ अ ग्लोबल मीथेन मिटिगेशन प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई करता है गैप्स टू अचीव द ग्लोबल मीथेन प्लेज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एनहांस्ड एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आपके टॉप मीथेन एमिटर्स कौन कौन सी कंट्री हैं, तो इसमें पहला नंबर चाइना का आता है, फॉलोड बाय यूएसए एंड थर्ड पे है इंडिया, राइट। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एमिट किया है 31 मिलियन टन्स ऑफ CH4 मीथेन इन 2020, अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ अ ग्लोबल मीथेन एमिशन। और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है, हमारी जो एग्रीकल्चरल कुछ एक्टिविटीज हैं जिससे 12% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपका होता है टू दी ग्लोबल एग्रीकल्चरल मीथेन, राइट। अब जैसे पराली वगैरह हम जलाते हैं और बहुत सारे इसके रीजन है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है, इसको लॉन्च कब किया गया था, COP26 में से लॉन्च किया गया था 2021 में बाय यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। और इसका टारगेट है रिड्यूस करना ग्लोबल मीथेन एमिशन बाय ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30% फ्रॉम 2020 लेवल्स बाय 2030, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इसको रिलीज किया गया था एंड इट वाज रिलीज बाय जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसको रिलीज किया गया था। इसमें 67 कंट्रीज को इवेल्युएट किया गया है 14 इंडिकेटर्स में, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसी एक्सेट्रा। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट 3 रैंक जो आपकी हैं, फर्स्ट 3 स्पॉट में कोई भी कंट्री पहुंच नहीं पाई है, मतलब जो आपका वेरी हाई रेटिंग है यहाँ तक किसी भी कंट्री की रैंक नहीं पहुंची है, कोई भी कंट्री जो है फर्स्ट 3 रैंक में शामिल नहीं हुआ है। 4th नंबर पे डेनमार्क है, फॉलोड बाय यूके, मोरक्को, 7th पे चिले हैं एंड 8th पे आपका लग्जमबर्ग है। और हमारे प्यारे भारत की बात करें तो इंडिया का नंबर आपका है 23rd, इंडिया की इस इंडेक्स में 23rd रैंक है विद अ मीडियम रेटिंग इन एमिशन पॉलिसी एंड एनर्जी यूज, और लो आपकी है इन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2025 भी रिलीज किया गया था एंड वाज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके द्वारा इसको रिलीज किया गया था। नाउ इस रिपोर्ट में क्या बोला है, ये रिव्यू करता है प्रोग्रेस अंडर दी अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव, जिसका एम है प्रोवाइड करना एवरी पर्सन विद अ वर्ल्ड वाइड विद अर्ली वार्निंग सिस्टम बाय 2047। तो यहाँ पे बात की गई है कि ये प्रोग्रेस चेक कर रहा है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इनिशिएटिव की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 19 यहाँ पे बोला है 199 कंट्रीज जो है नाउ हैव अ मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब इतनी कंट्रीज के पास मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है विच इज 60% ऑफ ऑल कंट्रीज।
और हम चाहते हैं हर एक पर्सन के पास वर्ल्ड वाइड ये चीज पहुंचे बाय 2047। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, लास्ट 10 सालों में ये 113% इंक्रीज हुआ है कि मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है बाकी कंट्रीज ने यहाँ पे जो है बना लिए हैं या उनके पास वो चीज है, राइट। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, हाउएवर द मेजर गैप्स रिमेन पर्टिकुलरली इन अ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, जहाँ पे ओनली 43% हैव अ बेसिक सिस्टम, उनके पास बेसिक सिस्टम है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे 4 पिलर हैं जिसपे बेस्ड ये आपकी जो है रिपोर्ट है। रिस्क नॉलेज, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्विंग एंड फॉरकास्टिंग हैजार्ड, वार्निंग, डिसेमिनेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली एक्शन। ठीक है, ये जो पिलर हैं, these pillars global these pillars global functionality has improved by 45% since 2015। तो 2015 से ये कितना परसेंट इंप्रूव हुआ है, 45%, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके साथ ही एक न्यू एक्सट्रीम हीट रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड टूल किट भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था टू हेल्प अथॉरिटीज बेटर एड्रेस द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ एक्सट्रीम हीट। ठीक है। नेक्स्ट है, एक और इंडेक्स यहाँ पे रिलीज किया गया है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 विच इज रिलीज बाय जर्मन वॉच। ये एनालाइज करता है इम्पैक्ट ऑफ अ क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ग्लोबली, और इंडिया का रैंक यहाँ पे है 9th। ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा आपको बताया गया है, जैसे 1995 से 2024 के बीच में डोमिनिका, म्यांमार, आपका हॉन्डुरास, ये जो कंट्री हैं इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका हुआ है क्लाइमेट से। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क यहाँ पे आप बोल सकते हो, मतलब जो वेदर रिलेटेड इवेंट्स हैं, क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पे आके परफॉर्म हुए हैं और इनको बहुत हैवी नुकसान यहाँ पे हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज इन 2024 जो सेंट विंसेंट है एंड आपके अदर जैसे ग्रेनेडा, चैड, ये मोस्ट अफेक्टेड रहे हैं। एंड फ्रॉम 1995 to 2025 more than 8,32,000 peoples died because of these climate मतलब वेदर इवेंट्स जो आपके हुए हैं जिससे डिस्ट्रक्शन हुआ है। एंड इकोनॉमिक लॉसेस सरपास्ड 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर ड्यू टू ओवर 9,700 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट अपडेट यहाँ पे रिलीज किया गया था बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे इन द ईयर 2025 इट इज प्रोजेक्टेड टू बी, मतलब जो 2025 था आपका, इट इज प्रोजेक्टेड कि ये सेकेंड और थर्ड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड रहा है। एंड द डिकेड फ्रॉम 2015 to 2025 इट इज एक्सपेक्टेड कि ये वार्मेस्ट डिकेड रहेगा आपका। इसके अलावा फ्रॉम जनवरी टू अगस्त 2025 द ग्लोबल टेम्परेचर वर 1.42 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन अ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स था इसमें इंडिया की रैंक थी 23rd। ठीक है। और प्रीवियस रैंक से इंडिया जो है 13 पोजीशन आपका जो है ड्रॉप हुआ है। पहले 10 रैंक थी इंडिया की एंड ये रैंक इसने शेयर की थी यूके के साथ। ठीक है। जो प्रीवियस आपका इंडेक्स था CCPI 2025 का इंडेक्स था CCPI। ठीक है, 2025 वाला इंडेक्स में 10वीं रैंक थी, अब इसकी 23rd रैंक है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली सेवेंथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग आपकी हुई थी ऑफ अ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में। एंड इट वाज दी सेवेंथ एडिशन जिसको चेयर किया था अजीत डोभाल जी ने, जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है, 4 पिलर पे बेस्ड ये कॉपरेशन आपका होता है, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, कॉम्बैटिंग trafficking and transnational organized crime, cyber security and protection of a criminal infrastructure and technology पे, humanitarian assistance and disaster relief पे यहाँ पे डिस्कशन बेसिकली आपका रहता है। ठीक है। अब प्रीवियस एडिशन कहाँ पे हुआ था इस मीटिंग का, तो मॉरिशस में हुआ था 2023 में। ठीक है। इस बार यहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए थे मालदीव से, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेशल्स, म्यांमार से, मलेशिया से। ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज है कि जो मलेशिया है ये फर्स्ट टाइम इसने एज अ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है एज अ गेस्ट। ओके। साथ में ही सेशल्स जो है इट बिकम्स द 6th फुल मेंबर ऑफ अ CSC ड्यूरिंग दिस 25th मीटिंग। ठीक है। 2025 की जो मीटिंग थी 7th एडिशन, उसमें ये 6th फुल मेंबर यहाँ पे बना है। ठीक है। सेशल्स का जो डेलीगेशन था इसको लीड किया था मेजर जनरल मिशेल रोसेटे ने। ओके।
Now question here is, who chaired the 7th edition of NSA level meeting of Colombo Security Conclave which was held in New Delhi, Delhi? तो अजीत डोभाल जो हैं इन्होंने इसे चेयर किया था, ठीक है। नाउ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, एडवाइजर अजीत डोभाल जी हैं, अजीत कुमार डोभाल जी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1998 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किए हैं कुछ इनिशिएटिव मॉडर्नाइज करने के लिए वेयर हाउसिंग, एनहांस करने के लिए ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस वेस्टेज इन अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और कौन कौन से ये आपके इनिशिएटिव हैं, तो आपका पहला है भंडारण 360 स्मार्ट एग्जाम वेयर हाउस सिस्टम, आना दर्पण, आशा, सिलो फैसिलिटी, ठीक है। तो भंडारण 360 की बात करें तो ये आपका एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्लेटफॉर्म है फॉर अ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जिसे डेवलप किया गया है ऑन अ सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन रहेगा आपका 41 ऑपरेशनल मॉड्यूल्स का, जिसमें एचआर, फाइनेंस, वेयर हाउस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशन, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो इसमें सिंगल साइन ऑन एनक्रिप्टेड वर्कफ्लो ऑडिट ट्रायल रहेगा, चैटबॉट्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की फैसिलिटी यहाँ पे रहेगी, एंड ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम डैशबोर्ड फॉर एनहांस्ड विजिबिलिटी एंड एफिशिएंसी फॉर वेयर हाउस टू कॉर्पोरेट लेवल। नेक्स्ट आता है स्मार्ट एग्जाम वेयर हाउस सिस्टम, जिसका मेन पर्पस क्या है, ऑटोमेट करना कंटेनर एंड कार्गो हैंडलिंग को एट अ कंटेनर फ्राइट स्टेशंस एंड जनरल वेयर हाउसेस में, ठीक है। इसमें हम एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फास्टैग, ये सब टेक्नोलॉजीज इसमें यूज करेंगे, फाइन। नेक्स्ट है अनादर्पण, इसका पर्पस क्या है, रिप्लेस करना डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम फॉर एफसीआई, इंटीग्रेटिंग प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मूवमेंट एंड लेबर एंड क्वालिटी ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें रहेगा फीचर्स की बात करें तो मोबाइल फर्स्ट डिजाइन एंड रियल टाइम डैशबोर्ड्स, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, एक्सेस मैंडेट्स, रिपोर्ट, रेल हेड्स, तो ये सारे इसके फीचर्स आपके रहेंगे। इसके अलावा आशा एआई बेस्ड सिस्टम यहाँ पे रहेगा विच इज अन्ना सहायता होलिस्टिक एआई सोल्यूशन, जिसका पर्पस क्या है कि ये एआई पावर्ड मल्टी लैंग्वेज फीडबैक प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर रिपोर्टिंग एंड टाइटलमेंट एंड क्वालिटी इश्यूज इन अ पीडीएस। तो यहाँ पे इजीली आप जो है अपनी लैंग्वेज में फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है मॉडर्न सिलो फैसिलिटी, जो है वो आपकी इनॉग्रेट की गई है पंजाब के मनोट में। इसकी कैपेसिटी 1.5 लाख मेट्रिक टन आपकी रहेगी, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, मॉडर्न स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए, फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव करने के लिए पीडीएस एफिशिएंसी को, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, the government of India has recently in November announced the enforcement of several major labor codes, which one is odd one out? तो रिसेंटली 4 आपके जो लॉज हैं लेबर लॉज, उनको रिसेंटली अनाउंस किया गया है, मतलब वो एनफोर्समेंट उनका हुआ है 21 नवंबर से, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो रिसेंटली आपका एनफोर्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948। बाकी सारे आपके जो लॉज हैं, कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ये सारे आपके अभी रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं, मतलब इनका एनफोर्समेंट जो है अनाउंस किया गया है, एंड ये इफेक्ट में आए हैं 21 नवंबर 2025 से, ठीक है। ये रिप्लेस कर रहे हैं 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को इनटू अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये इंश्योर करेंगे, ये जो लॉस हैं ये इंश्योर करेंगे मिनिमम वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल हार्मनी को, फाइन। नाउ पहला आपका जो लॉ है इट इज कोड ऑन वेजेस 2019। ये जो लॉ है, ये लॉ आपका कंसोलिडेट करता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि फीचर्स क्या है इसके, मिनिमम वेजेस, फ्लोर वेज, वेज फिक्सेशन, जेंडर इक्वालिटी, वेज पेमेंट रूल एंड ओवरटाइम। तो यहाँ पे बेसिकली मोटा मोटा आप ऐसा समझिए कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हैं उनके लिए एक लिमिट यहाँ पे रखी गई है कि मिनिमम इतना वेज होना चाहिए, ठीक है। उससे कम यहाँ पे वेजेस नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये बात की गई है। नेक्स्ट है फ्लोर वेजेस, नो स्टेट कैन सेट मिनिमम वेजेस बिलो दिस लेवल, ठीक है।
वेज फिक्सेशन यहाँ पे क्या बोला है, बेस्ड ऑन द स्किल लेवल, आपके स्किल के लेवल पे रीजन और जॉब कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पे वेजेस जो है फिक्स किए जाएं। अगर यहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर काम कर रहा है और वही काम कोई मेल या फीमेल कर रहा है तो उसके वेजेस में जो है मतलब कोई अंतर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे क्या बोला है, वेज पेमेंट रूल अप्लाई टू ऑल एम्प्लॉयज प्रिवेंटिंग डिलेड पेमेंट और अनऑथराइज डिडक्शंस। साथ में ही ओवर टाइम अगर आप करवा रहे हो तो आपको जो नॉर्मल रेट है उसका डबल यहाँ पे देना होगा एक्स्ट्रा आवर्स के लिए, तो ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। यहाँ पे क्या बोला है, सेम वेजेस, यहाँ पे बोला है सेम वेजेस एंड बेनिफिट्स आपके मिलने चाहिए जो टेम्पररी आपके एम्प्लॉयज हैं और जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। ऐसा होता है ना, जो टेम्पररी बेसिस पे आप रखते हो उनको वेजेस कम देते हैं, ज्यादातर जगहों पे ऐसा होता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि अगर आप जो है काम से निकाल रहे हो इन केस, तो 15 दिन का वेजेस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, कोई अगर यूनियन है जिसमें जो है लेस देन इक्वल्स टू 51% मेंबर हैं, तो उसको हम जो है नेगोशिएटिंग यूनियन कंसिडर करेंगे। और अगर यहाँ पे अदरवाइज दूसरा आपका क्या होगा, इससे काउंसिल हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या बोला है, इट इंक्लूड्स प्रमोशन स्टाफ, जर्नलिस्ट, सुपरवाइजरी स्टाफ हु आर अर्निंग लेस देन इक्वल्स टू 18,000 पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या बोला है, विमेन रिप्रेजेंटेशन, जो ग्रीवेंस कमेटी है वहाँ पे विमेन्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है, विमेन रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए। और जो सर्विस सेक्टर्स है वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अलाउड होना चाहिए बाय द म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कोई स्ट्राइक कर रहा है, लॉकआउट हो रहे हैं, नोटिस जो है मैंडेटरी किया गया है, 14 डे नोटिस, ठीक है, 14 दिन पहले यहाँ पे मैंडेटरी नोटिस किया गया है। ऐसे ही दूसरा आपका तीसरा आपका जो लॉ है, इट इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ये आपका सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कवरेज है ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड गिग प्लेटफॉर्म वर्कर, तो ये सारी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब इन सब पे ये फॉलो होता है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोला है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है वो आपकी जो है यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसकी अगर इंक्वायरी की यहाँ पे बात करें, ठीक है, आप इनिशिएट कर रहे हो ईपीएफ की इंक्वायरी, तो 5 ईयर इसकी लिमिट है। और रिकवरी की बात करें तो ये आपका विद इन 2 ईयर्स जो है कंप्लीट होना चाहिए विद एक्सटेंडेबल 1 ईयर, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है, नई डेफिनेशंस ऐड की गई हैं एग्रीगेटर, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर की, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे प्रपोज किया गया है सोशल सिक्योरिटी फंड, जिसमें लाइफ, डिसेबिलिटी, हेल्थ, ओल्ड एज बेनिफिट्स, ये सारे चीज कवर किए जाएं, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे बोला है जो आपका यूनिफॉर्म वेजेस होंगे उसमें बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, आपके रिटेनिंग अलाउंस, ये सारी चीज होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉयज जो कंटिन्यूस वर्क कर रहा है वो आफ्टर 1 ईयर एलिजिबल हो जाता है ग्रेचुएटी के लिए, ठीक है, ये भी मेंशन किया गया है। फाइन। नाउ नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, कि जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की यहाँ पे बात की जा रही है, हेल्थ की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, प्रोटेक्ट करना वर्कर्स राइट एंड सेफ्टी, ठीक है, क्रिएट करना बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेशंस, ये मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपकी कंपनी में आपका थ्रेशोल्ड जो है वो 10 एम्प्लॉयज का है तो आप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। आपको अगर आप एम्प्लॉय रख रहे हो तो वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है कि आप उसकी जॉब जो है, जॉब रोल जो है उसकी डिटेलिंग वहाँ पे मेंशन करो, उसके वेजेस मेंशन करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी अपॉइंटमेंट लेटर में होनी चाहिए। मतलब ऐसा क्या होता है, एक कई कंपनी ऐसे होती है ना, छोटी कंपनीज, कोई कोई तो अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं देती है, बहुत बार ऐसा भी होता है। या अगर कोई देती भी है तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करते हैं कि क्या जॉब रोल है, और उस एम्प्लॉय से बहुत अलग अलग चीज़ों का काम करवाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उसे टाइपिंग के लिए रखा है तो उसे जो है एडिशनल काम भी करवा लेंगे, और क्योंकि जॉब प्रोफाइल मेंशन नहीं की जाती तो ये चीज़ दिक्कत आती है, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पे इस लॉ के द्वारा बोला गया है कि आपको जॉब रोल यहाँ पे अच्छे से मेंशन करना होगा, डिटेल में उसकी जो जॉब रोल है उसको मेंशन करना होगा, और ये मैंडेटरी किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बोला है आपका, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। जैसे विमेन एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे क्या बोला है, परमिटेड इन ऑल स्टैब्लिशमेंट एंड नाइट वर्क। मतलब जो अगर विमेन है, अगर उन वो कंसर्ट कर मतलब अगर उनका कंसर्ट है तो वो नाइट वर्क भी कर सकती हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इन्होंने बोला 6 AM से आपका बिफोर 6 AM बियॉन्ड 7 PM, ये यहाँ पे रखा हुआ है वुमेन्स के लिए, ठीक है। देन कंपनसेशन, विक्टिम कंपनसेशन जो है एटलीस्ट 50% ऑफ फाइन्स ये आपको पे करना होगा टू दी विक्टिम्स और लीगल हेयर्स। देन नेक्स्ट बोला है यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं उनके लिए थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ाया गया है 20 से, ये आपका 50 कर दिया गया है। ऐसे ही सेफ्टी कमिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है कि सेफ्टी कमिटीज़ इनको स्टैब्लिश करनी होंगी फॉर स्टैब्लिशमेंट विद अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500 वर्कर्स, ठीक है। देन वर्किंग आवर या ओवर टाइम, अगेन यहाँ पे वर्किंग आवर क्या बोला है, 8 आवर्स का होना चाहिए, 8 आवर्स पर डे, 48 आवर्स वीक। और ओवर टाइम अगर आप कर रहे हो, मतलब एम्प्लॉय अगर ओवर टाइम कर रहा है तो उसको डबल पे आपको देना होगा, ठीक है। रिवाइज फैक्ट्री थ्रेशोल्ड जो है 10 से 20 वर्कर ये कर दिया गया है विद पावर, एंड विदाउट पावर 40 कर दिया गया है, 20 से 40, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स जो है यहाँ पे क्या बोला है, फ्री एनुअल चेकअप यहाँ पे एम्प्लॉय को देना होगा, ओके। Next up, a question here: which among the following ministry has signed an MOU with the Ministry of Rural Development to provide better livelihood and government access to denotified nomadic and semi-nomadic tribes? So recently, अभी Ministry of Social Justice ने अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, सो दैट दे कैन प्रोवाइड बेटर लाइवलीहुड्स एंड गवर्नमेंट एक्सेस टू दी DNT कम्युनिटीज, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटीज जैसे डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर DNT कम्युनिटीज एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी इसमें शामिल है। अब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये बेसिकली यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर DNT कम्युनिटीज है, इन्होंने ऑलरेडी फॉर्म किया हुआ है ओवर 5000 DNT सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और ये इनको जो है दे विल ब्रॉट इनटू दी दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बी नाउ ब्रॉट इनटू दी दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM नेटवर्क, जिसमें आपका विलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लस्टर लेवल फेडरेशंस जो हैं वो शामिल होंगी। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ DNT कम्युनिटीज़ हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, और इनका सपोर्ट फोकस करेगा फाइनेंशियल लिटरेसी में फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्ट्रेंथन करेगा ग्रुप फंक्शनैलिटी को, फंक्शनिंग को, प्रिपेयर करेंगे मेंबर्स को फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद फर्दर आपका दीनदयाल अंत्योदय जो नेटवर्क है ये इनको प्रोवाइड करेगा क्रेडिट लिंकेज, एसेट क्रिएशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, ओके। नाउ नेक्स्ट आप बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो फर्स्ट इज वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो 3rd वेडनेसडे ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार 19 नवंबर को हमने इसे ऑब्जर्व किया था, एंड इट्स एडिशन वाज 24th एडिशन। थीम आपका था शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थिंक COPD, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जो ये डे है इसे लॉन्च किया गया था 2002 में बाय दी ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर chronic obstructive lung disease, that is GOLD, in partnership with the WHO, okay। now बात करें गोल्ड की, तो इसके MDN चेयर हैं अल्वर जी अगस्ती, हेडक्वार्टर्स का है आपका फोंटाना USA में, एंड इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट डे आपका है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, 20 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इट्स थीम वाज लिसन टू चिल्ड्रन, माई डे माई राइट्स। अब यहाँ पे इस ओकेजन पे यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की थी, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2025 एंडिंग चाइल्ड पॉवर्टी। इसके तहत मोर देन 1 in 5 चिल्ड्रन इन अ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर सीवियरली डिप्राइव्ड इन एटलीस्ट 2 of 6 बेसिक नीड, जिससे एजुकेशन हो गया, हेल्थ, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और क्लीन वाटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है 50 मिलियन चिल्ड्रंस आपके हाई इनकम कंट्रीज में ऐसे हैं, दे ऑल्सो लिव इन अ पॉवर्टी, एंड 412 मिलियन चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड सर्वाइव ऑन लेस देन 3 US डॉलर पर डे, हाईलाइटिंग एक्सट्रीम फाइनेंशियल हार्डशिप। तो मतलब यहाँ पे पॉवर्टी जो है लो इनकम कंट्रीज में तो है, बट हाई इनकम कंट्रीज में भी इफेक्ट कर रही है मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस को। नाउ नेक्स्ट आपका बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया की। इंडिया में अराउंड 460 मिलियन पीपल अंडर द 18 ईयर्स आर ऐसे हैं, और इनमें से भी आपके हाफ जो है 206 मिलियन ऐसे हैं इंडिया में बच्चे
विच आर डिप्राइव्ड ऑफ एटलीस्ट वन एसेंशियल सर्विसेज, जैसे अभी हमने हेल्थ एजुकेशन वाली पढ़ी थी ना, उनकी बात हो रही है, एंड 62 मिलियन ऑफ देम लैक 2 और मोर बेसिक सर्विसेज, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी, एमपीआई में इंडिया ने रिड्यूस किया है, एंड 248 मिलियन पीपल्स मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी बिटवीन 2013 एंड 2023। इसके अलावा जो नेशनल पोवर्टी रेट है इंडिया का वो भी कम हुआ है, एंड इट ड्रॉप्ड फ्रॉम 29.2% टू 11.3%। नाउ बात करते हैं यूनिसेफ की, जिसने रिपोर्ट जारी की थी। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन अमरेसल, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड टेलीविजन डे, जो 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इस बार हमने 29th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था। नाउ बात करें टेलीविजन की, तो इस टेलीविजन को इन्वेंट किया गया था 1924 में बाय स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बरे, एंड फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था आपके फिलो फ्रांसवर्थ ने 1927 में, ठीक है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड फिशरीज डे, 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका 28th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है। अब बात करें इंडिया में, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 सुषमा स्वराज भवन में न्यू दिल्ली में, स्ट्रेंथन करने के लिए मरीन रिसोर्सेज एंड लाइवलीहुड्स को। अब इसकी थीम क्या थी, इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन अ सी फूड एक्सपोर्ट। नाउ अब यहाँ पे इंडिया ने इस ओकेजन पे अनवील किया था नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2025, एंड इट वाज अनवील बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉडर्नाइज करना और स्ट्रेंथन करना इंडिया के फिशरीज एंड एक्वेटिक सेक्टर्स को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है नेशनल डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम जो है उसे स्टैब्लिश किया गया है सी फूड प्रोडक्ट्स के लिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो स्मॉल स्केल फिशरीज एंड फार्मर्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन द ट्रेसेबिलिटी इनिशिएटिव, एंड नाउ जो सी फूड जो है उसको ट्रेस किया जा सकता है आपका फार्म टू प्लेट एंड कैच टू कंज्यूमर मरीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी इंश्योर करने की बात की गई है, तो ये आपकी कैसे होगी, सेफर फूड, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस विद अ ग्लोबल एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड। और ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है, मॉडर्नाइज करना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्केल करना फूड एक्सपोर्ट को टू दी 1 लाख करोड़ बाय 2030, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर मरीकल्चर, देन SOPs फॉर स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर्स, ये भी रिलीज किया गया था। SOP फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट मरीन फिश लैंडिंग सेंटर्स, गाइडलाइंस यहाँ पर रिलीज की गई थी फॉर द रिजर्वॉयर फिशरीज मैनेजमेंट एंड कंपेंडियम ऑफ अ कोस्टल एक्वाकल्चर गाइडलाइंस, ये सारी चीजें यहाँ पर रिलीज की गई थी। नाउ अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, मतलब अदर इन्फॉर्मेशन की, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब बात करें अगर इंडिया के फिशरीज सेक्टर की, तो यहाँ पे 2024 से 25 का जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ है, 195 लाख टन्स का हुआ है। एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें तो ये आपका अक्टूबर 2024 में 0.81 बिलियन यूएस डॉलर थी, अभी ये 0.90 बिलियन यूएस डॉलर रही है अक्टूबर 2025 में, विच शोज अ 11.08% ऑफ इंक्रीज, 30% ऑफ इंक्रीज। एंड देन इसके साथ ही नोट करना है कि अभी जो जीएसटी के नए आपके वो आए थे ना, परसेंटेज जो आई थी, तो यहाँ पे जीएसटी जो है वो आपका 12% से 5% कम हुआ है, ठीक है, फिशरीज सेक्टर का। नाउ इसके अलावा यहाँ पे फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो भी दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट अवार्ड की बात करें तो केरला का कसरगोड डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, 2025 का। इसके अलावा इंडिविजुअल अचीवमेंट जो है रवि पीपी, इन्हें सेकंड प्लेस इनका था फॉर द बेस्ट बैक वाटर फिश सीड प्रोडक्शन फार्मर्स एंड सी पर्ल एक्वा फार्म जो है ये थर्ड प्लेस पे था विद द बेस्ट इनोवेटिव फिश फार्मिंग। नाउ नेक्स्ट है अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन डे, 20th नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार इसका 36th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है विद अ थीम ट्रांसफॉर्मिंग अफ्रीकाज इकोनॉमी थ्रू सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रीजनल इंटीग्रेशन एंड इनोवेशन। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड फिलोसफी डे, 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल कैडेट क्रॉप रेजिंग डे, ये 4th संडे ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है to mark the establishment of a first NCC unit in the year 1947। ये आपकी दिल्ली में हुई थी 1947 में, एंड इस बार हमने 77th एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की थी।
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।